बच्चों स्वागत है आप सबका रिजल्ट जस्ट अहेड के इस सीरीज में। तो चलिए हमारा वेक्टर का तीसरा लेक्चर शुरू हो चुका है। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो चलिए आज हमको देखना है कि हमने पिछले वीडियो में क्या सब देखा था, पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं। एक शॉर्ट रिवीजन करना ज़रूरी होता है। तो हम सिर्फ उन बिंदुओं पर अपनी रिवीजन रखेंगे जो हमने बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण तौर पे आपको दिखाए थे। जैसे कि आपको याद होगा कि पैरेललोग्राम लॉ हमने आपको बताया था, उसमें हमने कुछ प्रूव करके भी आपको दिखाया था कि फॉर्मूला कैसे होता है, कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे हम सब्सट्रैक्शन के बारे में तो नहीं बताया, आज बता देंगे। तो चलिए, तो हमने आपको बताया कि यदि आप कोई दो वेक्टर लेते हो, सपोज कर लो ये वेक्टर आपका, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो आप इससे एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो, इमेजिनरी पैरेललोग्राम। और उसका जो डायगोनल होता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा होता है रिजल्टेंट। एक सेकेंड, हाँ, तो उसका जो डायगोनल होता है वही हमारा रिजल्टेंट होता है। हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं। तो आइए बनाते हैं एक पैरेललोग्राम, इससे एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम हम बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, एक ऐसे इमेजिनरी लाइन खींच लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पैरेलल लाइन खींचना है ना, पैरेललोग्राम का अर्थ है कि पैरेलल होना चाहिए, तो ऐसे ही हम पैरेलल लाइन खींच लेंगे। ये हो गया हमारा। अब आपको ये दिख रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम बन चुका है। अब इसका जो डायगोनल हम ले लेंगे, सपोज कर लीजिए ये हमारा डायगोनल, ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट आर। और इस रिजल्टेंट की हमने आपको वैल्यू बताई थी, आपको कैसे ये रिजल्टेंट निकालना है वो फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि आप मॉड आर लोगे, यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकलेगा। आपको थोड़ी ना डायरेक्शन मिल जाएगा, डायरेक्शन आज लेना हम बता देंगे। अगर ये एंगल आपका थीटा है, क्या थीटा है, हमारा एंगल इसका थीटा है, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो छोटा एंगल होता है वही कहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर, और वो हमारा होता है थीटा, ठीक है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा थीटा होगा, और इस तरह से हमारा फॉर्मूला होगा। और फॉर्मूला क्या होता है, याद है आप लोगों को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये रूट अंदर, यही था हमारा फॉर्मूला, और ये हमारा थीटा, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है। और हमने ऐसे करके आपको दिखाया था कि कैसे इसे हम प्रूव कर सकते हैं। ये हमारा राइट एंगल, आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर से देखें। वैसे तो हम शॉर्ट रिवीजन करवा दे रहे हैं, लेकिन आपको वो वीडियो देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा राइट एंगल है। अगर ये बी है तो हमारा ये भी बी होगा, ठीक है। ये भी है तो ये भी बी होगा। और हमने बताया था कि ये थीटा है, और देखिए ये भी लाइन सेम है और ये भी लाइन सेम है, ये दोनों एंगल तो सेम ही होगा, ये भी तो थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। और हमने आपको ये भी बताया था कि थीटा के तरफ वाला, यानी कि थीटा के पास वाला जो लाइन होता है वो हाइपोटेनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस कॉस थीटा, हमेशा याद रखिएगा। ये देखिए, इसके साथ थीटा के साथ लगती हुई कौन सी रेखा है, एक हाइपोटेनस और एक ये रेखा। तो हाइपोटेनस की बात नहीं कर रहे, हम दूसरी रेखा की बात कर रहे हैं, यानी कि हम ये वाली रेखा की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस कॉस थीटा, हाइपोटेनस कॉस थीटा, हाइपोटेनस कॉस थीटा। ये आपको याद रहेगा, एच फॉर हाइपोटेनस कॉस थीटा। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनस है हमारा बी। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। पूरे फिजिक्स में आपको इसका यूज करना होगा, ये कंसेप्ट पूरे फिजिक्स में यूज होगा, ठीक है। और इसके जो परपेंडिकुलर में, इसके जो सामने में परपेंडिकुलर वाली जो रेखा होगी जिसके साथ ये एंगल नहीं लग रहा होगा, यहाँ तो नहीं है ना ये एंगल, अगर यहाँ होता तो कॉस थीटा ये हो जाता,
तब ये हमारा साइन थीटा होता, ठीक है। बट यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो हमारा ये वाला हो जाएगा बी साइन थीटा। अच्छा, बहुत से बच्चे यहां पे तर्क इस बात पर देंगे कि यदि ये हमारा ट्राइंगल है, यदि मान के चलिए ना, हम इसका कुछ नाम ले देते हैं पी क्यू आर। यदि पी क्यू आर ट्राइंगल है, जो कि ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा ये, तो ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम यदि 180 डिग्री होता है, तो बच्चे यहाँ पे तर्क ये देंगे, तो ये 90 डिग्री राइट एंगल है, ठीक है, प्लस थीटा, ठीक है, माइनस 180 डिग्री, इतना हो जाएगा कौन सा एंगल 180 डिग्री, और इन दोनों को जोड़ के जो बचेगा वो आपका ये एंगल हो जाएगा। अगर ऐसे करके आप फाइंड आउट करते हो तो भी आपको निकलेगा 180 में से 90 गया तो 90, 180 में से 90 गया तो 90 और प्लस थीटा। तो हमारा ये एंगल जो हो जाएगा, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, ऐसे करके, ऐसे करके, तो 180 डिग्री ब्रैकेट को निकाल रहे हैं ब्रैकेट से बाहर, तो सारे निगेटिव में हो जाएंगे, ये भी थीटा भी निगेटिव में। अब देखिए 180 में से 90 गया तो कितना, 90 माइनस थीटा, और ये डिग्री है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा यदि हम लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको हम लिख लेते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। ये सब हम आपको किस लिए बता रहे हैं, ये सब हम आपको बता रहे हैं ताकि आप तर्क कर सके खुद से। ये सब किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप फिजिक्स को फील कर पाओगे। तो मान के चलिए 90 डिग्री माइनस थीटा लेके हमने रख ही लिया है, और अब हम कह देंगे कि भैया थीटा हमें पता है, जो कि है 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आप इसको लगाइए इसके साथ और इसको पुट कीजिए बी साइन थीटा, कोई बात नहीं, हम कर देंगे बी साइन थीटा, सॉरी बी कॉस थीटा। आप कहिएगा कि ये थीटा हमें पता चल गया है, जो कि इतना है, थीटा की वैल्यू हमें पता चल, थीटा नहीं कुछ और मान लेते हैं, जैसे अल्फा मान लेते हैं, अल्फा की वैल्यू हमें पता चल गई है जो कि इतना है। तो आप कहिएगा अल्फा के साथ लगता हुआ एंगल तो अल्फा साइन थीटा होना चाहिए, सॉरी कॉस थीटा होना चाहिए ना, कॉस थीटा नहीं कॉस अल्फा होना चाहिए ना। अल्फा के साथ लगता हुआ जो रेखा है, लगती हुई जो रेखा है वो अल्फा को कॉस अल्फा होना चाहिए ना, बिल्कुल कॉस अल्फा ही हो जाएगा। आप कर लीजिए, तो बी कॉस अल्फा कर लीजिए, कोई बात नहीं, अल्फा, एक मिनट, अल्फा बी कॉस अल्फा कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फा की वैल्यू आप फिर से यही रखिएगा, यही रखिएगा, तो कॉस की जगह कॉस, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ चुके हैं, अगर आपने 10th में बहुत अच्छे से ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है, तो आप जानते हैं कि ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। आपको वही आ जाएगा जनाब, आप घूम फिर के वहीं आ जाएंगे, साइन थीटा पे ही आ जाएंगे। फिजिक्स कभी गलत नहीं हो सकता, समझे, समझे, बात समझ में आई? तो चलिए, बात समझ में आई तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको हम, सॉरी एक चीज और रह गया, आपने अभी जो निकाला वो था मॉड आर, आपने वेक्टर आर नहीं निकाल पाए हैं अभी तक आपको वेक्टर आर नहीं मिला है, ये वेक्टर आर आपको मिला ही नहीं है, इसका रिजल्टेंट आपको मिला कहाँ है, मिला ही नहीं है। अभी तक आपको जो मिला है वो ये है, मॉड आर मिला है, आपको मॉड आर की वैल्यू पता है। आप ये मत समझना कि आपको वेक्टर आर मिल गया है, आपको वेक्टर आर तभी मिलेगा जब आपको इसकी डायरेक्शन पता हो, ठीक है, क्योंकि वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मिला के बनता है। बातें समझ में आ रही है? तो जब तक हमको इसका डायरेक्शन पता नहीं होगा, हम ये बात फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि ये वेक्टर आर क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मजा आ रहा है, वीडियो को लाइक करें। चलो अभी आपको दिखाते हैं कैसे हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। पिक्चर थोड़ा सा गंदा हो गया मेरे दोस्त, इसको हम
मिटा लेते हैं। चलिए अब थोड़ा साफ सुथरा है। हाँ जी, तो चलिए एक पैरेललोग्राम हमने बनाया था, बना लेते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम बन चुका है और ये हमने लाइन खींचा था, खींच लेते हैं। एक काम करो मेरे लिए, हम कल भी करके दिखाए थे, आप इसको मिटा लो, आप इसको हटा ही दो, आप इसको हटा दो, क्योंकि आप ये बात जानते हो कि ये बी था तो ये भी बी था, और हमने अभी अभी आपको बताया कि ये बी कॉस थीटा था और ये बी साइन थीटा था। तो ये बात तो आपको क्लियर है, तो बी कॉस थीटा था, बी साइन थीटा था, आप ये जानते हो, इसकी वैल्यू आपको पता लग गई है। तो आप इसको मिटाओ। क्या करना है अभी हम बताएंगे, क्यों मिटा रहा है सब बताएंगे। हाँ, यहां तक की जो वैल्यू है वो क्या है, बी कॉस थीटा, ठीक है, बी कॉस थीटा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ जी बच्चों, तो आपको ये पता है कि यहाँ तक बी कॉस थीटा और ये वाली लाइन बी साइन थीटा, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। और ये हमारा थीटा, ये हमारा थीटा, ये पूरा हमारा एंगल ए, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा, और वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल क्या, कुछ भी मान लो, जैसे अच्छा क्या लगता है आपको वही मान लो, अल्फा, अल्फा मान लो। चलिए अल्फा मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्फा मान लेते हैं इसके बीच का एंगल, ठीक है। अब आपको ये ट्रायंगल पे आप फोकस कीजिए, आप फोकस किस पे करना है, ये वाले पे, ये वाले पे। मैं इसको हटा ही देता हूं, आर रहने देता हूं, ठीक, ये थीटा वीटा गया। अब जो भी है ये ट्रायंगल है, इस पे आप फोकस कीजिए, इस पे आप फोकस कीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किसके टर्म में निकालना है, देखिए अभी आपको जो ये हाइपोटेनस है वो एक वेक्टर के फॉर्म में है, आपको वो नहीं पता, आपको वो नहीं पता। ए आपको पता होगा, आर निकालना होगा, आर आपको हमेशा निकालने के लिए दिया जाता है, और ए आपको दिया जाता है, ए आपको पता होता है, बी आपको पता होता है, आपको सवालों में ए और बी की वैल्यू दे रखी होगी, आपको आर निकालना होगा। तो जो निकालना होगा उसको नहीं लेंगे, जो निकला हुआ होगा उसी को लेंगे हम। तो चलिए हम एक इसको ले लेते हैं, ये नीचे वाले लाइन को, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, और ये कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है, ये थीटा जो पूरा होगा इसकी वैल्यू हमें पता है, पता है, बिल्कुल पता है। बी की वैल्यू पता है, साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है, थीटा की वैल्यू पता है, तो साइन थीटा की वैल्यू भी हमें पता है। तो हमें इस लाइन को लेना होगा, इस लाइन को लेना होगा, इसको नहीं लेना है क्योंकि इसकी वैल्यू पता नहीं है। तो इसको और इसको लेना है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, पी है, ये हमारा टोटल बेस है। तो आप एक बात बताइए, पी और बी के बीच में संबंध स्थापित करने वाला वो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, क्या आप हमें बता सकते हैं? जी हाँ, वो है टेन थीटा। आप बिल्कुल सही हैं, वो है टेन थीटा। जब हम टेन थीटा लगाते हैं तो आप आप यहाँ पे हाँ पी की वैल्यू देख लीजिए क्या है, तो बी साइन थीटा अपॉन में, आप यहाँ पे बी की वैल्यू देख लीजिए, ये वेक्टर ए प्लस बी कॉस थीटा, क्योंकि आप टोटल लेंगे, यहां तक ए है, यहां तक बी कॉस थीटा है, दोनों को जोड़ के ये पूरा लाइन जितना बनता है आपको टोटल लेना है। तो आप क्या करेंगे, वेक्टर दीजिए ए प्लस बी कॉस थीटा, बड़े शानदार तरीके से आपको इसका डायरेक्शन मिल जाएगा, टेन अल्फा मिल जाएगा, माफ कीजिएगा यहाँ हमको टेन अल्फा लिखना चाहिए, आपको टेन अल्फा मिल जाएगा। अब देखिए, गणित और भौतिकी में तार्किक लोगों की कोई कमी नहीं है, भर भर के हैं ऐसे लोग। आपको ये पूछ सकते हैं कि तुमने हमको नीचे से एंगल क्यों दिया है, तुमने हमको मेरी बात सुनिए, तुमने हमको वेक्टर ए
और रिजल्टेंट के साथ एंगल बना के क्यों दिया है, हमें इसके साथ एंगल नहीं चाहिए। क्या कहेंगे, हमें इसके साथ एंगल नहीं चाहिए, हमें चाहिए वेक्टर बी के साथ एंगल, वेक्टर बी और रिजल्टेंट के साथ एंगल बना के हमको दो। तो ऐसे लोगों को आप कहिए कि भाई साहब कुछ नहीं करना है, आपने इसको आपने इसको अल्फा माना है, आपको इसको बीटा मान लेना है, और यहाँ पे ए के जगह बी लिख देना है और यहाँ अल्फा के जगह बीटा लिख देना है। फॉर्मूला सेम, जैसे देखिए 10 बीटा कोई पूछ ले आपसे तो कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ बी के जगह ए लिख दीजिएगा, ए साइन थीटा, आप प्रूव कर लीजिए, चेक कर लीजिए, आपको बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कर चुका हूँ b प्लस ए कॉस थीटा। ये दोनों फॉर्मूला बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वेक्टर में, आप इसे लर्न करेंगे। रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला तो इसका बाप है, उसको तो याद कर ही लीजिए। अब हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर का जो एडिशन करते हैं, जो कि कर चुके हैं, उसके बाद सब्सट्रैक्शन भी देख लेंगे, जो कि कुछ नहीं है, बस यही है। ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने आपको किताबों के लिंक दे दिए हैं, झुनझुनवाला का किताब आपको फॉलो करना है अपने पॉलिटेक्निक के पढ़ाई के दौरान। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, हम उसी किताब से बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको बता रहे हैं, आपको रेफरेंस में वही किताबें फॉलो करनी है। लोग आपको 3-4 हज़ार किताबों के नाम बता देंगे, गिना देंगे, बहुत से किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं अपनी इंजीनियरिंग लाइफ में, लेकिन उतना ज़्यादा किताब पढ़ के आप एक समुंदर में भूले हुए कश्ती की तरह रह जाएंगे, समझे। तो इसीलिए जितना हो सके उतना ही करो, ज़रूरत से ज़्यादा मत जाओ, फेल होके रह जाओगे लाइफ में, कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, अब चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन देख लेते हैं। तो वेक्टर एडिशन बाबू जो है वो हमारा दो प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। एक कम्यूटेटिव लॉ, ये क्या है, आपने हमें उम्मीद है कि आपने इसे 7th में पढ़ा होगा, बशर्ते हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हिंदी में पढ़े होंगे तो थोड़ा सा हमको इसको एलेबोरेट करना होगा, समझाना होगा, आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ कहता है यदि आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ते हो, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ते हो, ठीक है, तो ये बात आप इसके बराबर लिख सकते हो कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ये और कुछ नहीं बच्चों, अगर वेक्टर ए 2 हो, अगर वेक्टर ए 2 हो, 2 यूनिट हो, या फिर किसी भी डायरेक्शन में 2 यूनिट हो, और वेक्टर बी भी 3 यूनिट हो, तो आप इसके 3 + 2 भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। यही है हमारा कम्यूटेटिव लॉ जो आपने 7th में पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, भले ही आपको याद हो या ना हो, आपने पढ़ा। ठीक है, 2 + 3, 3 + 2 दोनों इक्वल होते हैं। उसी तरह से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल होता है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। बातें समझ में आई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बातें समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा है, एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारा दूसरा प्रॉपर्टी इसका बच्चों एक बात बताऊं, इससे आपको सवालों के नाम पे बस एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि इज वेक्टर, या फिर इसी तरह से कुछ सवाल होंगे कि इज वेक्टर फॉलो द एसोसिएटिव लॉ और फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। तो आपको बस उसमें यस कर देना है और कुछ नहीं करना है।
या फिर ये भी रह सकता है कि ऑफ द फॉलोइंग लॉज फॉलो बाय वेक्टर एडिशन, इस तरह के सवाल भी आपको मिल सकते हैं। तो कुछ नहीं, आपको वही कर देना। चलिए, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ कुछ नहीं कहता है, वो भी यही बात कहता है कि a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, यदि ऐसा कोई वेक्टर आपको मिल जाए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस सी, अब की बार b को बाहर धकेल दीजिए, प्लस तो है ही, ठीक है। एक बार a को धकेलने का मन है धकेल दीजिए, बराबर में b प्लस सी, अब की बार a को धकेल दीजिए, सब बराबर हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। ये कुछ इसी तरह का है कि 2 प्लस 3 जोड़ 4, इसको आप इसके भी बराबर लिख सकते हैं, 2 प्लस 4 जोड़ 3। तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस यही है, यही है और कुछ नहीं है। तो बहुत आसान सा टॉपिक था, ज़्यादा समय हम इस पे बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपको सब्सट्रैक्ट बता देते हैं कि कैसे होता है, उसके बाद हम डायरेक्शन की चर्चा करेंगे, उसके बाद ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब देखिए, अब जनाब हम चर्चा करेंगे कि सब्सट्रैक्शन क्या है। एडिशन हमने देखा, सब्सट्रैक्शन क्या है? तो सब्सट्रैक्शन भी एडिशन ही है। मेरे बात पे आपको बिल्कुल एतराज़ नहीं होना चाहिए, वो भी एडिशन ही है। आप देखिए, अगर कोई वेक्टर ऐसे हो और एक वेक्टर ऐसे हो, जैसा कि हम हमेशा बनाते आ रहे हैं, ये वेक्टर ए हो और ये वेक्टर आपको बी गिवन हो, ठीक है, तो आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। एक मिनट, आप रिजल्टेंट बिल्कुल निकाल सकते हैं और वो हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जिसको ऐड करने का तरीका आपको बखूबी आता है। क्या तरीका है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रूट अंडर, ठीक है। आपको मिल जाएगा वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। कभी भी आपको वेक्टर आर नहीं मिलेगा, वो आपको इससे अल्फा लेके निकालना पड़ेगा, हमने आपको बता दिया। चलिए, अब कोई बंदा आपसे यदि पूछ ले कि तुमने a प्लस बी करके हमें एक रिजल्टेंट दिया, तुमने a प्लस बी करके एक रिजल्टेंट हमें दिया, लेकिन एक काम करो, क्योंकि ये बहुत की है, यहाँ तर्क चल सकता है, तुम हमें a माइनस बी करके भी एक रिजल्टेंट दे दो, a माइनस बी करके भी एक रिजल्टेंट दे दो। आपको पता है वेक्टर की भाषा में, ज्योमेट्री की भाषा में, वो आपसे बस ये कहना चाह रहा है कि आपने जो b को ऊपर ले गया तो b पॉजिटिव हो गया, और ये आपने इस डायरेक्शन में दाईं ओर ले गए तो ये पॉजिटिव। अगर आप बाईं ओर ले जाइएगा, अगर इसी वेक्टर को हम बाईं ओर लेके चले जाएं तो ये वेक्टर निगेटिव हो जाएगा। अगर इसी b को हम नीचे लेके चले जाएं तो ये b जो है ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो आपसे वो क्या कह रहा है? आपसे वो इसके बारे में तो नहीं कह रहा, माइनस ए के बारे में नहीं कह रहा, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। आपसे वो कह रहा है a और माइनस बी को जोड़ने के लिए, ध्यान दीजिएगा, a और माइनस बी को जोड़ने के लिए रिजल्टेंट आपका कुछ यहाँ पे आएगा। अब की बार रिजल्टेंट आपका कुछ यहाँ पे आएगा, r आपका कुछ यहाँ पे आएगा, वो आपको r कह रहा है निकालने के लिए, और r में आपको कह रहा है a और माइनस बी को जोड़ने के लिए, a और माइनस बी को जोड़ने के लिए कह रहा है, वो आपको ये बात कह रहा है। आप ध्यान दीजिए, इस बात को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? हाँ जी, लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, माइनस को अंदर ब्रैकेट में कर दीजिए, प्लस को बाहर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वो आपको यही बात तो कह रहा है। तो इतना घबराना क्यों, इतना क्यों घबराना? आप क्या कीजिए, आप b के जगह हर जगह माइनस दे दीजिए, क्योंकि b में इस बार माइनस है और फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा। तो a स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा, यही है। और b के जगह माइनस, सॉरी b ऐसे नहीं लिखना है, b के जगह आपको माइनस दे के लिखना है। बात समझ में आ गई? चलिए
अगर आप माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, साइड में करके हम आपको दिखा दे रहे हैं, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी इंटू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ नहीं, आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। उसके बाद देखिए आप इस माइनस को प्लस 2a cos थीटा से यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस माइनस को बाद में आओ बाबू, तो अब इस माइनस a को 1 सेकेंड, अब इस माइनस a को आप क्या कीजिए, 2a cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्दर आपको क्या मिल जाएगा, माइनस 2ab cos थीटा। ये लीजिए, मिल गया आपका फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है वेक्टर a माइनस वेक्टर b का, जिसको आप ये भी लिख सकते हैं कि वेक्टर a प्लस वेक्टर माइनस b। ठीक है, और ये आपका नीचे वाला रिजल्टेंट आ गया। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या यदि है तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपका है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी समस्याओं को दूर करें, वहाँ पे लिखें, बिल्कुल ना शर्माएं। हम उसको ज़रूर से लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। आपके कन्फ्यूजन को क्लियर किए बगैर हम आपको अश्योर करते हैं कि आगे नहीं बढ़ेंगे, बशर्ते आपको वहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होगी। ठीक है, कुछ सवाल कर लें, कुछ सवाल कर लेते हैं। सवाल करने से पहले कुछ और पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं, फिर सवालों में आपको देखिए कितने अच्छे से मज़ा आएगा। फिर हम सवालों को ऑल राउंड बहुत 3-4 कंसेप्ट मिला के सवाल डालेंगे, मज़ा आ जाएगा। एक आध कंसेप्ट को और पूरा कर लेते हैं। एक आध कंसेप्ट को और पूरा कर लेते हैं। जैसे कि आप यदि वेक्टर ए को देखेंगे, तो ये क्या है, आप मुझे बताइए कि ये वेक्टर ए क्या है। ये वेक्टर ए है मॉड ए, यानी कि मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तभी तो वेक्टर बना है। डायरेक्शन को हम कैसे लिखते हैं, डायरेक्शन को भी तो लिखने का कोई तरीका होगा। वेक्टर की भाषा में डायरेक्शन को भी लिखने का तरीका है। यदि हम इस वेक्टर का डायरेक्शन लिखते हैं तो हमें ए के ऊपर इस तरह से टोपी पहनानी होगी, और इसको कहते हैं कैप। क्या कहते हैं, कैप, ए कैप। क्या कहते हैं, ए कैप। यानी कि ये हमारा मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन दोनों मिल जाता है, तब बनता है हमारा वेक्टर। बातें समझ में आ गई आपको? चलिए, बातें समझ में आ गई तो ये बात भी समझ लीजिए कि इसको आप उलट पलट भी कर सकते हैं। ये आपका पहला फॉर्मूला अगर है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। ये आपका अगर फॉर्मूला नंबर 1 है तो फॉर्मूला नंबर 2 अब आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्रिएट कर सकते हैं? अब की बार आप ए कैप निकाल सकते हैं। ए कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, और ये नीचे आ जाएगा तो अपॉन मॉड ए। ठीक है, आप एक बार मॉड ए निकाल लीजिए, मॉड ए भी निकाल सकते हैं, मॉड ए भी निकाल सकते हैं। मॉड ए के लिए आप क्या करेंगे, वेक्टर ए अपॉन में ए कैप। एक बात बताऊं, आपको ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ करना होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, VVI। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। चलिए, इसको हम रब कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का लीजिए, या फिर हम इस टॉपिक को एकदम अपने तरीके से समझाना पसंद करेंगे। जैसे आप जिस कमरे में अभी बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन में हमें देख रहे हैं, उस कमरे को के कोने पे, या फिर आप उस कमरे में उड़ती हुई किसी मक्खी या मच्छर, कुछ भी हो, या कोई वस्तु रखा हो आपके कमरे में, कोई किताब, कोई मोबाइल फ़ोन, या आप खुद रखे हों, जहाँ पे भी आप अपनी पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, आपको अपनी पोजीशन बतानी है, आपको वो लोकेशन बताना है जहाँ पे एग्जैक्टली आप अभी हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यदि वो
गया में रहते हैं तो वो गया बता देंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि समस्तीपुर में रहते हैं तो समस्तीपुर बता देंगे। नहीं, मैं आपसे इस तरह का लोकेशन नहीं जानना चाहता, मैं लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहता। आप अपने रूम में अभी किस लोकेशन में हैं, कहाँ पे हैं आप, या आपका फ़ोन कहाँ पे है, या आपकी कमरे में कोई मक्खी उड़ रही है तो वो किधर से किधर जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत पॉइंटिंग बात है, समझिए इस बात को, समझिए इस बात को। जैसे आपके कमरे के कोने पे आप ध्यान दीजिएगा तो वहाँ पे 3 लाइन आपको मिल जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक। और ये हमने 3 लाइन कैसे लिया है, तो ये हमने एक रूम बना लिया 3D में, 3D में ये हमने किसी रूम का पिक्चर ले लिया। ये देखिए आप एक क्यूबॉइड शेप में रूम देख रहे हैं। अब इस कमरे से हमने इसको काट लिया है, इसको काट लिया, इस कोने को काट के निकाल लिया है, इस कोने को काट के निकाल लिया है यहाँ पे, इस कोने को काट के निकाल लिया है यहाँ पे। आप मान के चलिए इसी रूम में कहीं पे एक मक्खी उड़ रही है तो आप उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। सपोज़ कर लीजिए कि आपको यहाँ पे मक्खी उड़ती हुई दिख रही है, आपको यहाँ पे दिख रही है, तो ये 2D में हम आपको दिखा पा रहे हैं क्योंकि ये हमारा जो है बोर्ड वो 2D में है, 2 डायमेंशन में है। 3 डायमेंशन में आपको विजुअलाइज करना होगा। आप इसको विजुअलाइज करें अपने तरफ और आप सोचें, अपने रूम में देखें और सोचें कि आपके आंखों के सामने कोई मक्खी उड़ रही है, आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो आपको उसको डिफाइन करने के लिए 3 डायरेक्शन लेना होगा। ये हमारा x डायरेक्शन है, ये हमारा y डायरेक्शन है और ये हमारा z डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ तक बातें आपको क्लियर है, बातें आपको क्लियर है। हमने आपको एक बात और बताई है कि यूनिट वेक्टर जो हमारा होता है, यूनिट वेक्टर वो हमेशा हमें डायरेक्शन देता है। वो हमें क्या देता है, वो हमें डायरेक्शन देता है और कुछ नहीं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं, ख़त्म हो जाएगा, 1 ही आएगा। तो हमें ये डायरेक्शन देता है मिला जुला के, और जिसको हमने आपको रखना भी सिखाया। तो यदि आप x डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लें, x डायरेक्शन में एक यदि यूनिट वेक्टर लें जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन x का हो, तो उसको हम लोग दिखाने के लिए लिख देते हैं i कैप। क्या लिख देते हैं, i कैप। यदि आप y डायरेक्शन में, अभी आपको बातें थोड़ी उड़ी हुई सी लग रही होगी, थोड़ी कम समझ में आ रही होगी, विश्वास कीजिए हमारा, थोड़ा देर आप जुड़े रहिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका j कैप, ठीक है। और इस डायरेक्शन में यदि आप यूनिट वेक्टर लें तो ये हो जाएगा k कैप। इस सब का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, वो 1 है, ठीक है। और डायरेक्शन x y z के है। अच्छा जी, अब आपको 3D में ये बात इमेजिन करनी है, ये हम आपको किसी भी तरीके से समझा नहीं सकते, ये आप बस विजुअलाइज कर सकते हैं, रटना नहीं है, विजुअलाइज करना है। कि आप सोचिए कि कमरे में एक मक्खी उड़ रही है तो वो कुछ ऊपर होगी, यदि आप यहाँ फ्लोर पे बैठे होंगे तो वो कुछ यहाँ पे होगी, उड़ रही होगी, कुछ यहाँ पे मक्खी उड़ रही होगी, कुछ भी मक्खी या फिर कुछ भी उड़ रही है, तो कुछ भी है, ये अलादीन का चिराग बन गया गलती से मुझसे, तो चलिए ना, कुछ भी है तो ये आपको यहाँ पे उड़ती हुई दिख रही होगी। तो देखिए ये जो दूरी है ये j में है, सपोज कर लीजिए ये यहाँ पे है ग्राफ में, तो ये j में है और ये जो दूरी है ये i में है। थोड़ा सीधा लाइन खींच लें, ये i में है, i में ये डिस्टेंस, j में ये डिस्टेंस। अब आप एक बात बताइए, अगर आप i j लेंगे तो ये आपका सिर्फ एक दीवार हो जाएगा। कोई भी मक्खी अगर दीवार पे बैठी होगी तभी आप उसको 2D में दिखा सकते हैं। 3D में अगर वो उड़ रही है तो कुछ k में भी होगी, कुछ दीवार से बाहर भी होगी, एकदम दीवार में चिपक के थोड़ी ना रहेगी, कुछ बाहर भी रहेगी। तो कुछ बाहर जब रहेगी तो वो k कैप में आ जाएगा। तो इस मक्खी की अगर आपको लोकेशन बतानी है तो ये i j और k, i कैप, j कैप और k कैप का इस्तेमाल करके ही आप बता सकते हैं। जब तक बात 2D में चल रही थी प्रॉब्लम नहीं था, अब बातें 3D में आ गई है, अब आपको ये बात समझनी होगी।
एक बात और आप समझ लीजिए मेरी ओर से कि अगर मक्खी यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 2 होगा, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे 3 होगा और के में ये 4 होगी, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? दिखाने के लिए कोई तरीका तो चाहिए। अरे भाई x में हमारा 3 है, x में हमारा 3 यूनिट है, y में हमारा कितना है, y में हमारा 2 यूनिट है। अच्छा z में कितना है, z में हमारा 4 यूनिट है। तो दिखाने के लिए कोई तो तरीका होगा। तो दिखाने के लिए तरीका है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये बात हो जाएगा। और प्लस माइनस हमने क्यों लाया? प्लस माइनस हमने इसीलिए लाया क्योंकि ये दीवार के ऊपर है। यदि ये अंदर सुरंग में होती, दीवार के आपके बिल्डिंग के बेसमेंट में होती, आप बिल्डिंग के ऊपर होते, आपको तब इसको डिफाइन करना होता, तो आप इससे नीचे ले जाते, तब आपको y माइनस में मिल जाता, ये y माइनस में हो जाता। अगर आपको इधर जाना होता तो आपका x माइनस में हो जाता, समझे? अगर आपको ये इधर रहता तो आपको ये z प्लस में है, यहाँ z प्लस में है और यहाँ z माइनस में है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हमने प्लस इसीलिए दिया। अगर कहीं पे माइनस है, जैसे मान के चलिए अगर ये आपके बिल्डिंग के बेसमेंट में होता तो y आपका माइनस हो जाता, यानी कि j कैप आपका माइनस हो जाता। समझ में आया आपको? समझ में आ गया? चलिए एक और पॉइंट है जो हम क्लियर करना चाहेंगे, उसके बाद सवाल लगा लेंगे। ठीक है, एक और पॉइंट। एक और पॉइंट है बच्चों जो हम छोड़ना नहीं चाहते, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट रह जाएगा जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ से ले लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि एक वेक्टर का टाइप होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थोड़ा इसका कंसेप्ट सबसे अलग है, इसीलिए हम आपको बता देते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ी होगी क्लास 10 में तो आप इसको बखूबी समझ जाएंगे। तो एक वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को दिखाने के लिए हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आपको यदि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखानी हो, ठीक है, तो आपको कह देगा कि आप एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कीजिए जो कि a से b है, a से वेक्टर a से b, वेक्टर a टू वेक्टर b। आपको इसका डिस्टेंस निकालना है, आपको इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तभी तो आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। मक्खी उड़ के a से b पे गई, मक्खी उड़ के वेक्टर a से b पे गई। यदि वेक्टर a आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 1 माइनस k कैप, आपको ये वेक्टर दे रखा है a में, और वेक्टर b आपको दे रखा है, वेक्टर b लेट्स सपोज आपको दे रखा है 5i कैप प्लस 7j कैप, ठीक है, प्लस 7j कैप प्लस k कैप। आपको ये दे रखा है b में, तो आपको a से b तक का डिस्टेंस निकालना है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालना है। उसके बीच में कितनी दूरी है, मक्खी a से b तक गई तो बताओ मक्खी कितना चले, मक्खी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, मक्खी कितना चल रही है, मक्खी का डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो मक्खी का डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, बी पे चली, बी फाइनल पोजीशन है, ये हमारा फाइनल पोजीशन है और ये हमारा इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल जो शुरुआत में हो और फाइनल जो अंत में हो, जहाँ फाइनली पहुँच जाए। अब देखिए, तो बी हमारा फाइनल पोजीशन है और ए इनिशियल पोजीशन है, तो हम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर देंगे, यानी कि वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए घटा देंगे, और तो हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो घटा के कितना आएगा, चलिए कर लेते हैं 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस k कैप, ठीक है, माइनस 2i कैप 4j कैप
माइनस के कैप, इसको घटाना है, ठीक है। इसको यदि घटाना है तो ये तो सिंपल सब्सट्रैक्शन है ना, हम आपको इसको मिटा देते तब तक के लिए। आपको रेफरेंस में लेने के लिए हम आपको ये दिखा देते हैं। 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस k कैप 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस के कैप। प्लस हमने क्यों किया? क्योंकि ये माइनस से हमको सबको मल्टीप्लाई करना था, हमको ब्रैकेट से बाहर निकालना था। आपको पहले से आता होगा, बड़ी कॉमन चीज़ है, इसको हम आप उम्मीद करते हैं आप समझते होंगे। तो अब देखिए आई कैप के साथ आई कैप और जे कैप के साथ जे कैप, सबको अरेंज कर लेते हैं, सबको एक साथ अरेंज कर लेते हैं। 5i कैप माइनस 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप प्लस k कैप, ठीक है। अब देखिए आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। 5i कैप माइनस 2i कैप, 5i कैप माइनस 2i कैप क्या हो जाएगा? 3i कैप, ठीक है। 7j कैप माइनस 4j कैप क्या हो जाएगा? 7 में से 4 गया 3, तो प्लस 3j कैप, ठीक है। यहाँ देखिए k और k प्लस 2 k कैप, ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब बात आता है कि मैग्नीट्यूड, अगर हमको पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, चलिए इसी पे हम चर्चा करेंगे। अब बंदे ने पूछ लिया कि भाई साहब, हमें ये बात तो समझ में आ गई कि आपने ये हमें b माइनस ए वेक्टर दे दिया है, b माइनस ए वेक्टर दे दिया है। वेक्टर है तो आपने डायरेक्शन भी दिया है, ये आई कैप में है, ये जे कैप में है, ये के कैप में, आपने डायरेक्शन भी दिया। आपने उस मक्खी को पूरी तरह से डिफाइन कर दिया कि वो मक्खी है कहाँ पे, एकदम आपने उस पीक पॉइंट पे बता दिया जहाँ से सब कुछ खुलता है, जहाँ से सारे रास्ते खुल जाते हैं। अब हम पूरे उस मक्खी को शॉर्ट कर सकते हैं बंदूक से, तो ये आपने पूरी तरह से अब हमें बता दिया। अब आप टेंशन मत लीजिए, उस मक्खी को हम उस मक्खी के मूवी की तरह बंदूक से मार सकते हैं, ठीक है। उसमें नहीं मार पाता है ना, उसको वेक्टर नहीं पता होता, उसको सिखाओ जाके वेक्टर, फिर देखो वो कितने अच्छे से मक्खी को मार लेगा। चलिए, तो हमें ये वेक्टर मिला है। अब हमसे किसने पूछा कि आप हमें इसका मान बताइए, इसका मैग्नीट्यूड बताइए, ये कितना है ओरिजिनल में। अभी आपने डायरेक्शन भी दिया, वो भी दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर चला, आई कैप में चला, जे कैप में चला, के कैप में चला, किसी ने पूछा कितना चला। देखिए समझिए बात को, हमने बोला कि आई कैप में 3 चला, जे कैप में 3 चला, के कैप में 2 चला। किसी ने पूछा क्या बकवास कर रहे हो यार, हमें ये बताओ ना टोटल कितना चला, टोटल कितना किलोमीटर या मीटर में चला। फिर वही बकवास हम किए जा रहे हैं। अरे बता तो रहे हैं, सुनो। 3 मीटर आई कैप में चला, 3 मीटर जे कैप में चला, 2 मीटर के कैप में चला। मार खाओगे तुम हमसे। हम तुमसे पूछ क्या रहे हैं, हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि टोटल कितना चला। तो ये क्या आई कैप, जे कैप, के कैप, हमें कुछ नहीं समझ में आता। हमें ये बताओ कि मक्खी ने टोटल कितना चला। क्या गजब की बात है, हम तो आपको बता रहे हैं कि आई कैप, जे कैप, के कैप इस तरह से चला। 3 आई कैप चला, 3 जे कैप चला, 3 मीटर, 2 मीटर के कैप में चला, 3 मीटर यहाँ, 3 मीटर यहाँ। सीरियसली बंदे को गुस्सा आ गया। अब वो तमाचा जड़ देगा उसको। अगर वो अब की बार मैग्नीट्यूड नहीं बताया तो मार खा जाएगा, यकीन मानिए। तो मैग्नीट्यूड, दिमाग उसका घूम चुका है। क्या बकवास किया जा रहा है, आई कैप में चला, जे कैप में चला, के कैप में चला। अरे टोटल कितना चला, हमें एक ऐसा डेटा दो ना, जैसे कहते हैं कि भाई ये 10 मीटर चल के आ रहा है, ये 20 मीटर चल के आ रहा है, उस तरह से हमें डेटा दो ना, कितना चला टोटल। तो अब इस बंदे के पास कोई और रास्ता नहीं है, अब इसको इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, नहीं तो मार खाना होगा। तो अब इसने सोचा कि मार से बचना है तो हमें मैग्नीट्यूड बताना होगा। तो मैग्नीट्यूड बताने के लिए इस बंदे ने लगाई दिमाग, और वो दिमाग लगाया किसके फॉर्मूले से, वो दिमाग लगाया हमारे फॉर्मूले से। हमने फॉर्मूला आपको दिया था
यदि आपको वेक्टर ए है तो आपको वेक्टर ए में दो इंफॉर्मेशन गिवन होता है, मॉड ए इंटू डायरेक्शन ऑफ ए। बंदे को डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, बंदा मूर्ख है, चपाट है, उसको चाहिए कि चला कितना, तुम हम मेरा दिमाग मत घुमाओ कि इस डायरेक्शन में चला उस डायरेक्शन में, हमें डायरेक्शन से लेना देना नहीं है इस वेक्टर में से। इसको ये डायरेक्शन निकाल के खाली मैग्नीट्यूड चाहिए, तो खाली मैग्नीट्यूड चाहिए तो उसको क्या करना होगा, वेक्टर ए में से इस डायरेक्शन को भाग दे देना होगा, तभी तो उसको मॉड ए निकल के आएगा। और उसको मॉड ए चाहिए, उसको ये मॉड ए चाहिए, उसको ये डायरेक्शन के उससे कोई मतलब नहीं, रखो अपना डायरेक्शन अपने पास। बात क्लियर है? कितने अच्छे से हमने आपको समझाया। अब जो आप नहीं समझ पाओगे तो कैसे समझोगे, मुझे बताओ। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, तो बंदे के पास कोई रास्ता है ही नहीं, उसको मैग्नीट्यूड निकालना है। अब तो बच्चों, मैग्नीट्यूड आप इस तरह से बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन एक बात बताओ, डायरेक्शन भी तो अलग से गिवन नहीं है। आपको ये वेक्टर दे रखा है, आपको डायरेक्शन अलग से कहाँ गिवन है, साथ में ही अटैच कर दिया है, सबका खिचड़ी बना रखा है। तो इस तरह से कभी खिचड़ी बना हुआ मिले ना तो अपने दिमाग का खिचड़ी मत बनाना, अपने दिमाग का खिचड़ी मत बनाना, अपने दिमाग का खिचड़ी नहीं बनाना है। तो इस तरह से कभी मैग्नीट्यूड निकालना होगा आपको, कभी इस वेक्टर का मॉड निकालना होगा, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, बड़ी सोचने वाली बात है। क्या करोगे, आप करोगे कि ये सबको जोड़ के स्क्वायर करके इसका रूट ले लोगे। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई होगी, अभी समझाऊंगा तो समझ में आएगी। ठीक है, यदि आपको ये मान के चलिए कोई एक वेक्टर है जो कि b माइनस ए है, ये वेक्टर है, आपको इसका मॉड निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा, थोड़ा हम इस सबको मिटा लें। आपको करना होगा कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, कोफिशिएंट शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप समझ लेना, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर, कोफिशिएंट, एक मिनट, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर, सबका स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लेके क्या करना है, स्क्वायर लेके अंडर रूट करना है, आपको मिल जाएगा मॉड बी माइनस ए। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट इट डाउन नाउ, लेट मत कीजिए, नोट कर लीजिए इसको। कोफिशिएंट ऑफ आई कैप कोई मुझे बताए कितना है, 3 है, दिख रहा है साफ साफ। कितना 3 है, तो +3 है, -3 नहीं है। तो चलिए +3 हम लिख लेते हैं, +3। आई कैप नहीं लिखना है क्योंकि सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप लिखना है, आई का कैप नहीं लिखना है, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप लिखना है। कोफिशिएंट ऑफ आई कैप इतना ही होता है, तो इसका कर लेना स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ जे कैप कोई मुझे बताए तो ये भी 3 है, वो भी +3 है, तो +3 हमने लिख लिया। सपोज कर लीजिए कि अगर यहाँ पे माइनस हो, तब आप क्या करते, तब आपको कोफिशिएंट मिलता -2, सिर्फ 2 नहीं, प्लस माइनस दोनों लेना होता है, प्लस माइनस दोनों लेना होता है, समझे बच्चे? तो आपको -2 मिल जाता है। सबका स्क्वायर करते चलिए, एक मिनट, ये प्लस का तो प्लस आप देंगे ही। अब -2 जो अंदर में है उसको लेके स्क्वायर कर दीजिए, इसको कर दीजिए रूट में। अब हमको दीजिए मिटाने की इजाज़त दीजिए मिटाने की। चलिए, अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, सबको पता है, हमको पता है, आपको पता है। ये इसका भी स्क्वायर 9 ही हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, 9 9 18, 18 4 22, और ये रूट में है तो रूट 22 मीटर। अब थप्पड़ खाने से बंदा बच जाएगा फाइनली। अब उसने बता दिया कि रूट 22 मीटर टोटल चला, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट। कितनी आसान सी बातें थी, आपको समझ में आ गई? चलिए, आपको समझ में आ गई तो फिर एक आध बात और कर लेते हैं। तो अब देखिए, अब आपको मैग्नीट्यूड मिल चुका है, ठीक है।
अब आपको मैग्नीट्यूड मिल चुका है। अब अगर उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें ना, जो फॉर्मूला क्या कहता था कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मॉड ए इंटू ए कैप, ये कहता था। अब बंदे ने कहा, अब कोई होशियार बंदा आया, वो बोला कि अब हमको मैग्नीट्यूड तुमने निकाला, वो इन भैया को चाहिए था, लेकिन हमको मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, हमको मॉड नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डायरेक्शन। अब तुम हमें दो डायरेक्शन, हमें वेक्टर भी नहीं चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए डायरेक्शन, दे पाओगे? बंदे ने कहा हाँ देंगे, क्यों नहीं देंगे, हमने जब पढ़ा दिया तो वो तो दे ही देगा। तो चलिए, जब डायरेक्शन निकालना है फाइनली हम ये बात कर लेंगे, ठीक है। तो ए वेक्टर जो है हमारा, अब ए वेक्टर जो है हमारा वो कोई एक वेक्टर होगा, इसी से चलिए वेक्टर बना लेते हैं। अब तो हमने मिटा दिया है तो अब लाना बड़ा मुश्किल है, और वैसे भी ये बी माइनस ए था, लेकिन हम इसको ए ही मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि कोई ए वेक्टर। चलिए इसमें आई लगा देते हैं, तो लगा देते हैं कुछ 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ऐसे लगा देते हैं। अब मैग्नीट्यूड हमें मिल चुका है, तो अब जो मिलेगा इसको अगर हम डिवाइड दे देंगे, जैसे 3/√22, अगर कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आई कैप प्लस 3√22 जे कैप माइनस 2√22 के कैप। ये जो मिला ना, ये हमें यूनिट वेक्टर मिल गया, ये हमें डायरेक्शन मिल गया। अब की बार दोनों भैया हमारे हो गए खुश। एक को हमने दे दिया मॉड निकाल के मैग्नीट्यूड, एक को हमने दे दिया डायरेक्शन निकाल के, तो अब की बार दोनों भैया हमारे खुश हो गए, ठीक है। और बच्चों आज के लिए आपको करना क्या है, आपको ना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए, वहाँ हम बहुत से क्वेश्चन डालते रहते हैं जिसका आप डेली प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अगर हम यहाँ पे आपको सारे सवाल कराएं तो आप निहायत ही बोर हो जाओगे। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन तो लेना बनता है जो हमें बड़ा पसंद आता है। सॉल्व करो ना, उससे सॉल्व करो। आपका जो किताब है झुनझुन वाला पब्लिकेशन, आप उससे सॉल्व करो, लगाओ क्वेश्चन। जो सोल्यूशन नहीं होगा वो टेलीग्राम ग्रुप में जब डालो, हम खुद से सॉल्व करेंगे, इसमें क्या है। और आपको कुछ DPP के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम में आ जाओ, बिल्कुल देर मत करो, मिलेंगे वहाँ पे क्वेश्चन। सवालों को सॉल्व करो, लगाओ, वही सवाल रहते हैं। तो आज के लिए होमवर्क है आपका झुनझुन वाला पब्लिकेशन किताब, जो कि आपको लिंक में मिल जाएगा। होमवर्क करना बहुत ज़रूरी होता है एक सीरियस बच्चे के लिए। आपको लिंक में मिल जाएगा झुनझुन वाला पब्लिकेशन का किताब। आपको वहाँ पे जाना है और वहाँ पे एग्जाम्पल में वेक्टर चैप्टर खोल लेना है। एग्जाम्पल में शुरुआत के 25 से 30 क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसी टॉपिक से मिल जाएंगे। उसके बाद आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा, जो कि आपको नहीं करना है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से जो आपको मिलेगा वो आपको नहीं लगाना है, इन दोनों में नहीं लगाना है, क्योंकि हमने आपको बताया नहीं, ये हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। और कल आपको इसमें क्वेश्चन में जो भी कन्फ्यूजन लगेगा या फिर मुझे ही जो हार्ड लगेगा, इसे तो सल्यूशन गिवन है, लेकिन मुझे फिर भी लगेगा कि आपको समझ में नहीं आ सकता है, हम उसका सल्यूशन ज़रूर लेके आएंगे, उसका वीडियो हम ज़रूर से बनाएंगे, ठीक है। तो आप जाके निश्चित तौर पे उसे आज ही अटेम्प्ट करें होली खेलने के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद जो नहीं होगा वो हम करेंगे ही, और जो भी उसमें मुश्किल क्वेश्चन होगा हम उसको कल के वीडियो में निश्चित तौर पे करेंगे। उसके बाद ही हम क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट शुरुआत करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो लंबी ना हो जाए, इसीलिए माफ़ी चाहेंगे, आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए होली खेलते रहें और बिल्कुल पानी बचाएं। सूखी होली खेलनी है हमें गुलाल से, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।